हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी वन क्वेश्चन अ डे सीरीज का थर्ड वीडियो फाइनेंस के लिए। अब तक हम लोग पिछले 2 दिन में 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं फाइनेंस, ईएसआई, इंग्लिश और मैनेजमेंट के। आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है। आज भी हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं। ईएसआई का थर्ड वीडियो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का थर्ड वीडियो, मैनेजमेंट का थर्ड वीडियो और अब हम फाइनेंस का थर्ड वीडियो पर आए हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जो पर्सनल मैसेजेस में मेरे को उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है वो तो अच्छा मिल रहा है। अगर आप लोगों ने अब तक अपना रेस्पॉन्स नहीं दिया, आपने कोई फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज़ फीडबैक के लिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। यहाँ पे आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, अच्छा फीडबैक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और बेटर करने की कोशिश करूँ। नेगेटिव फीडबैक देंगे तो मैं आपके फीडबैक को कंसिडर करके क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं उसे आने वाले वीडियोस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है हमारा, एवेलुएट आरबीआई डिसीजन टू मैंडेट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस इफेक्टिव अप्रैल 1 2026। तो आरबीआई ने ये एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं 1 अप्रैल 26 के बाद की, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये हमें इवेल्युएट करना है आरबीआई का डिसीजन। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा फ्रॉड प्रिवेंशन पे, कस्टमर एक्सपीरियंस पे और इसके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है। सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेकर आए। हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करी। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम किस लिए ऐड कर रहे हैं? ताकि हमारा फ्रॉड प्रिवेंशन बचे। बट देन कस्टमर एक्सपीरियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, और जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की ग्रोथ की बात करते हैं उसका इस पे, तो इन दोनों पर ये 2FA का क्या इम्पैक्ट आएगा उसे हमें समझना है आंसर में। सबसे पहले हम यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे और उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे इंडिया के बूमिंग डिजिटल पेमेंट के लिए, स्पेशली यूपीआई में। ठीक है। फिर हम आरबीआई ने जो 2FA की डायरेक्शन दी है 2025 की, हम उसे लेकर आएंगे और एक बैलेंस थीसिस देंगे, अपने बैलेंस व्यू देंगे ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। फिर इसके पीछे का रैशनल क्या था, क्यों था। अब देखिए, जब यहाँ पे इस तरह से हम आंसर करेंगे ना, जैसे हम यहाँ पे रैशनल देंगे इस डिसीजन का कि हाइलाइट्स इन डिजिटल फ्रॉड्स, फिशिंग अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये चीजें सिर्फ इस आंसर के लिए नहीं, इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आएगा वहां पर भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है इसके फ्रॉड प्रिवेंशन के, इकोसिस्टम के, है ना। जो हमारा फ्रॉड लॉसेस में जो एक्सपेक्टेड रिडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी और सस्टेन ग्रोथ ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इन चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें इटसेल्फ आपके सिर्फ और सिर्फ इस आंसर के लिए नहीं है, किसी और आंसर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं जहां पे इससे रिलेटेड कुछ भी हो। कई बार होता है कि 2-3 पॉइंट्स मिलाकर एक बड़ा आंसर बनाना होता है, उसमें आप एक स्पेसिफिक पॉइंट यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा एमसीक्यूज की फॉर्म में या स्टेटमेंट बेस के लिए। फिर इसमें चैलेंजेस की बात करेंगे कि कस्टमर एक्सपीरियंस में क्या चैलेंज रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जैसे यूजर फ्रिक्शन रहेगा, लेस डिजिटली लिटरेट को बार बार पिन डालना है, बार बार ऑथेंटिकेट करना है तो उन्हें दिक्कत आ सकती है रूरल एरियाज में। और स्मॉल मर्चेंट्स और फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसे लिंक करेंगे कि कैसे जो हमारा जनधन योजना, एफआई इंडेक्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो कैसे ये मूव इन चीजों के साथ अलाइन करता है। फिर इसका वे फॉरवर्ड देखेंगे, इसका कंक्लूजन देखेंगे। हम इसमें यूजर अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने जब ऑलरेडी इसके अंदर एक चैलेंजेस की बात कर दिया तो उन चैलेंजेस को कैसे अवेयर करें, मतलब उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है। हमने बोला कि जो लेस डिजिटली लिटरेट पॉपुलेशन है रूरल एरियाज की, उन्हें डिफिकल्टी आएगी, तो हम उनके लिए यूजर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे। लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए हम इसमें एग्जामेशन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फेज बाय फेज इनिशियली हम फेज सपोर्ट कर सकते हैं स्मॉल प्लेयर्स के लिए। फिर हम इसका कंक्लूजन देंगे कि मैंडेट नेसेसरी तो है स्टेप टू, है ना, बट हमें साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेफगार्ड भी करना है। जब आरबीआई की ही किसी गाइडलाइन की हम बात कर रहे हैं तो खास चीज से ध्यान रखिएगा, हमें उस गाइडलाइन का कंक्लूजन नेगेटिव गलती से भी नहीं देना है। आरबीआई बोलेगा कि हम गाइडलाइन निकाल रहे हैं, आप अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले नेगेटिव दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर तो पता नहीं कितना ही उल्टा सीधा बोलोगे। तो अगर आपको लगता भी है कि कुछ नेगेटिव है, आपको उसे बैलेंस व्यू में देना है। ठीक है, आंसर शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेंटेन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम लोग 2FA लिखते हैं, फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस इफेक्टिव अप्रैल 1 2026। 2FA एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जिसके अंदर यूजर को दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देने हैं अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले। यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, दिस यूजुअली इंक्लूड्स समथिंग द यूजर नोज लाइक अ पासवर्ड और पिन combined with something other the user has like an OTP sent to mobile or biometric verification such as fingerprint। ठीक है। ये मैंडेट कब आया?
इंडिया के जो बूमिंग डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशली यूपीआई में जब रिकॉर्ड ट्रमेंडस ग्रोथ हो रही है, हम लोग हर महीने का हम लोग देखते हैं कि कितना ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आरबीआई ने 2025 में ऑथेंटिकेशन डायरेक्शंस दिए, जिसके अंदर बोला गया कि रैपिडली एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। अब सेफ्टी के लिए तो ये मूव अच्छा है, बट इसके अंदर एक क्लियर ट्रेड ऑफ है बिटवीन यूजर कन्वीनियंस एंड इंप्रूव सिक्योरिटी। यूजर को चाहिए भैया बार बार पिन ना डालना पड़े, मैं कहाँ तक पिन डालता रहूंगा, बट हमें सिक्योरिटी भी ऐड करनी है ताकि हमारे जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा कर्व कर पाए। मेन रैशनल बिहाइंड आरबीआई डिसीजन का क्या था, is the sharp surge in digital fraud in recent years. Cases of phishing attacks, identity theft, SIM swapping, unauthorized transactions, ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे यूपीआई बढ़ा, हमारे फ्रॉड्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग फ्रॉडस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो तरह तरह के मेथड यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लॉइट वीकनेस इन सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब जब तक इसके लिए कोई स्ट्रॉन्गर सेफ नहीं है, तो लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे इस पे उठने लगेगा, और बहुत सी जगह उठता भी है। अभी भी बहुत से लोग इसीलिए कैश प्रेफर करते हैं कि उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। कई बार हम ही लोग अपने पेरेंट्स को नहीं चलाने देते कि आप छोड़ो, यूपीआई हम ही करेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हमारे पेरेंट्स कई बार हिचक करते हैं कि नहीं भैया तुम ही करो डिजिटल, हम नहीं करेंगे। तो रेगुलेटर वांट्स कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बने सिस्टम में ऐसा, सो दैट न्यू और वल्नरेबल यूजर जो है वो सेफ फील करे वाइल ट्रांजैक्शन इन डिजिटल मोड। ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो वाइल ट्रांजैक्टिंग डिजिटली, मैंने लिखा है पर मैं बोल रहा हूँ वाइल ट्रांजैक्शन इन डिजिटल मोड, तो वो थोड़ा लैंग्वेज में आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। This step is also aligned with the global best practices in cybersecurity for financial services. ठीक है, तो हमारे ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ भी ये स्टेप अलाइंड है। फिर आगे चलते हैं अपने आंसर में। अब मैंडेट के अंदर क्या बोला है, मैंडेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन फ्रॉड प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जब ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, जो सक्सेसफुल फ्रॉड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस बैंक्स के लिए भी कस्टमर्स के लिए भी कम हो जाएंगे। जब लॉसेस कम होंगे, फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, तो आपका कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे बिना किसी डर के। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी होगी तो ये इंटीग्रिटी ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखेगी। और रिजल्ट क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस, है ना, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। Banks and fintech companies will be forced to invest in better technology, leading to overall improvement in the safety standards of the payment ecosystem. यहाँ तक कोई डाउट? ये तो बेसिक डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअली समझाने का मुझे लगा नहीं। हाउएवर, अब इसके बाद क्या है, इस डिसीजन के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे, जो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस है या फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उन दोनों चीजों के लिए, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर लेस डिजिटली लिटरेट पीपल हैं रूरल एरियाज के, उन्हें एडिशनल ऑथेंटिकेशन स्टेप्स हैंडल करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसकी वजह से यूजर फ्रिक्शन होगा और कुछ ट्रांजेक्शन्स की जगह वो कैश ही प्रेफर करेंगे। जो छोटे मर्चेंट्स हैं, छोटी फिनटेक कंपनीज हैं, उन्हें अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उनके लिए नए नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने का मतलब है उनके लिए कॉस्टिंग बढ़ा देना। छोटे मर्चेंट, छोटी कंपनी शायद कॉस्ट बियर ना कर पाए, उन्हें दिक्कत हो सकती है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल गेटिंग फैमिलियर विद डिजिटल टूल्स, तो ऐसे जो रिस्क है इस तरह का, जो हमने यहाँ पे रिस्क बोला कि लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसकी वजह से जो पेस ऑफ अडॉप्शन इन डिजिटल इकोसिस्टम है, शॉर्ट टर्म में वो पेस हमारा कम हो सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है, या फिर इसका जो फ्रिक्शन है, या इसके जो चैलेंज है। तो अब आरबीआई को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये चैलेंज एड्रेस किया जा सके। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव यूजर अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, है ना, लोकल लैंग्वेजेस में और सिंपल फॉर्मेट्स में। जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, कि कोई एक लिमिट हमने दे दी कि 5,000 से कम की लिमिट, वहां पे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि वो छोटे ट्रांजैक्शंस में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की नीड ना पड़े। या सिंप्लीफाइड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन रहे कि जैसे बायोमेट्रिक चला दिया फोन से आपने। ठीक है। फिर फेज इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और टेक्निकल हेल्प भी मिल पाए स्मॉल प्लेयर्स को, सो दैट इट वुड इंश्योर स्मूदर कंप्लायंस। रेगुलर फीडबैक यूजर से लेना पड़ेगा ताकि फ्यूचर रिफाइनमेंट इसमें हो पाए। यूजर्स बताते रहेंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस चीज को और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि जब तक फीडबैक लूप नहीं बनेगा आप रिफाइन नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन अब यहाँ पे हम लोग देंगे, आरबीआई का मैंडेट फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी एंड टाइमली स्टेप टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। While it may create some short-term challenges for customer experience and inclusion, the long-term benefits in fraud prevention and trust building are significant. With proper supportive measures, this decision can balance security with convenience and contribute to more robust, inclusive, and trusted digital financial futures for India. हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने ये बताया कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक नेसेसरी और टाइमली स्टेप है ताकि इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन कर पाए।
हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें कि फ्रॉड प्रिवेंशन रहेगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम में, तो ये इसके शॉर्ट टर्म इश्यूज बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। बट अगर इसके साथ में हमने प्रॉपर सपोर्टिव मेजर्स दिए हैं, तो हम लोग सिक्योरिटी को कन्वीनियंस और मतलब कन्वीनियंस के साथ में बैलेंस कर सकते हैं, और रोबस्ट, इंक्लूसिव और ट्रस्टेड डिजिटल फाइनेंशियल के लिए हम लोग एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्लियर हुआ आंसर? आंसर में कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं था। हमने बस ये बताया कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, आरबीआई किस तरह से उन बेनिफिट्स को लेते हुए ड्रॉबैक्स को हैंडल करेगा, और एक हम लोगों ने बैलेंस कंक्लूजन दे दिया। एक बार आप आंसर को रीड करेंगे वीडियो को दोबारा से प्ले करके, आप चाहो तो वीडियो को प्ले करके वीडियो म्यूट करो, मेरी आवाज मत सुनो, सिर्फ आंसर रीड करो एक बार दोबारा, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये आंसर मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।